एनडीटीवी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और आज चुनावी चर्चा लेकर के आया हूं आपके लिए। आज चुनावी चर्चा में है, सवालों में है इंडिया अलायंस, कितना मजबूत है विपक्ष का ये गठबंधन। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां अलायंस के जो साथी हैं, इंडिया अलायंस के साथी, वो आमने सामने आकर के खड़े हो गए हैं। ये हालांकि ये अलायंस बना था कि बीजेपी को रोकने के लिए, विपक्ष ने अपना गठबंधन भी बनाया था, लेकिन इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी दिक्कत इन विधानसभा चुनाव में यही है कि वो भले ही ये कहते हैं कि हम लोकसभा चुनाव में इकट्ठा होंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव में जो है वो एक दूसरे के सामने अपने उम्मीदवार खड़े करने से भी नहीं डर रहे हैं। कांग्रेस जो है इसके पीछे दलील देने लगी है कि ये जो अलायंस है वो केंद्र के लिए है, ना कि राज्य के लिए। वहीं अलायंस के बाकी दल कांग्रेस से नाराज हो गए हैं। अब आलम यह है कि सिर्फ एमपी और छत्तीसगढ़, यही यहाँ पर इन दो राज्यों को देख लें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जो कि ये दोनों जो है वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, इसके अलावा बीएसपी और बाकी दल भी ताल ठोक के मैदान में खड़े हैं। बीजेपी तो निशाना साध ही रही है, वहीं इंडिया अलायंस के ये घटक दल भी खुले तौर पर जो है कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं। अब तो उमर अब्दुल्ला साहब ने यहाँ तक कह दिया कि जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ इंडिया अलायंस की हालत जो है वो ठीक नहीं है। सुनते हैं क्या कहना है उमर अब्दुल्ला का। अफसोस की बात यह है कि आज इंडिया अलायंस की थोड़ी हालत पतली है। थोड़े अंदरूनी झगड़े जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं जो शायद नहीं होने चाहिए, खासकर इन 4-5 रियासतों में जहां इलेक्शन हो रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान एक लड़ाई सामने आई और दोनों कहने लगे कि हम यूपी में तमाम सीटों पर लड़ेंगे, ये इंडिया अलायंस के लिए अच्छी बात नहीं है। शायद इन स्टेट इलेक्शंस के बाद हमारी दोबारा मुलाकात होगी, बैठ के कोशिश करेंगे कि अच्छे से मिलकर काम करें। उमर अब्दुल्ला को सुना और वो कह रहे थे कि मिलकर बैठकर बातचीत करने की ज़रूरत है इन राज्यों में। आपको जानकारी दे दूं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या हालत है। आम आदमी पार्टी ने करीब 70 उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, समाजवादी पार्टी ने भी करीब इतने ही उम्मीदवार खड़े कर दिए। यहाँ तक कि जेडीयू जो बिहार की पार्टी है परंपरागत रूप से, उन्होंने भी 10 उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। बीएसपी और जीजीपी का तो गठबंधन ही है, वहाँ पर उन्होंने भी करीब 178 बीएसपी और जीजीपी जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी उम्मीदवार खड़े किए हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने 34, बीएसपी ने 53, जीजीपी ने 37, आम आदमी पार्टी ने करीब 50 से ऊपर और वहाँ की एक स्थानीय पार्टी है उन्होंने भी 84 उम्मीदवार खड़े किए हैं। अब इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले रिजवान साहब के पास चलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं रिजवान अहमद साहब। आप रिजवान जी के पास आवाज़ नहीं जा रही, उसको ठीक करते हैं। अमृतांशी, आप बताइए, आप बुधनी में थे, आज शिवराज सिंह चौहान साहब ने अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। बिल्कुल, देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी सीट से अपनी दोबारा से दावेदारी ठोकी है और इस बार का चुनाव बुधनी सीट पर बेहद ही दिलचस्प होने वाला है बाबा, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ से 11वीं बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 5 बार सांसद रह चुके हैं, 5 बार विधायक रह चुके हैं और विधायकी का ही 6वीं बार दोबारा से आज उन्होंने लेकर इसको नामांकन दाखिल किया है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दूसरे विपक्षी दलों पर काफ़ी हमलावर तो थे ही, लेकिन चुनौती देते हुए नजर आ रहे थे सीधे कमलनाथ को और उनकी पार्टी को। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर देखिए कह दिया है बुधनी की जनता से कि अब मैं लौट कर नहीं आऊँगा, अब मैं जीत कर ही आऊँगा और मुझे जिताने का जिम्मा सिर्फ आप लोगों के ऊपर है। मैं अब जा रहा हूँ 229 विधानसभाओं में घूमने के लिए, प्रचार करने के लिए, अब आप लोग के हवाले जो है उनकी जीत है। ये साफ तौर पर मुख्यमंत्री कहकर वहाँ से अपना नामांकन दाखिल करके पूरे परिवार के साथ निकल गए। लेकिन बुधनी विधानसभा की अगर हम बात करें तो इस बार ये सीट सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, क्योंकि प्रदेश के मुखिया इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। विक्रम मस्ताल जो कि एक टीवी एक्टर हैं, हनुमान भगवान का रोल निभाते हुए नजर आते थे, वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। और मिर्ची बाबा जो कि कांग्रेस के करीबी थे, रेप के कथित आरोपों के चलते कई महीने जेल में भी रहे, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हुए इसलिए बाहर आ गए। समाजवादी पार्टी ने उनको अपना कैंडिडेट बना दिया है। तो सबसे सबसे बड़ी बात है, आपने जो बुधनी सीट पे ही बताया अमृतांशी,
यहाँ भी जो है जो जिसकी बात हम कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस की, तो समाजवादी पार्टी ने भी एक बाबा को टिकट दे दिया। मैं इस सवाल पे आऊँगा आपके पास, रिजवान अहमद साहब के पास पहले चलते हैं। रिजवान साहब, ये इंडिया अलायंस के लोग क्या अच्छा नहीं होता? कांग्रेस थोड़ा बड़ा दिल दिखाती, सब पार्टियों से बात करती, थोड़ी सी मनाती, थोड़ी सी पुचकारती, तो शायद अलायंस हो जाता और कांग्रेस अच्छी स्थिति में रहती। देखिए मनोज भाई साहब, इंडिया अलायंस में तो बहुत ढेर सारे दल हैं। अगर जो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से चुनाव लड़ रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है, और इनके भी कुछ गठबंधन है आपस में मध्य प्रदेश में, जैसे जनता दल यू का गठबंधन गोंडवाना से है, उसके एक दल से है। इस तरह से जो ढेर सारे दल हैं, अगर इनको सबको 5-5 भी अगर सीट दे दी जाती तो 15-20 सीटें चली जाती। और मध्य प्रदेश में सरकार कोई ऐसा तो बनने वाली नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मार्जिनल ऐसा अंतर है कि 50-60 सीटों का दोनों पार्टियों में बहुत ज्यादा अंतर रहने वाला है। सब नेक टू नेक है, बहुत नजदीक से सब कुछ है। तो अगर इस तरह से ये जो अलायंस है इसको अगर ये ढेर सारी चीजें दे देते हैं, और जाहिर है अलायंस का अपना कोई वोट बैंक नहीं है, अलायंस का सिंबल बहुत काम नहीं करता मध्य प्रदेश में। यहाँ तो असंतोष काम करता है। जो अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग हैं जो अपने दल से नाखुश होते हैं और फिर उन्हें कोई दूसरा सिंबल चाहिए तो होता है। अभी भी हम देख लें समाजवादी पार्टी में चुनाव लड़ रहे होंगे। जी, आपने जो बात कही है उसी बात को आगे ले चलते हैं। अमृतांशी, यदि नेक टू नेक फाइट है जैसा कि लोग कह रहे हैं, रिजवान साहब भी कह रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आपको नहीं लगता कि एक एक वोट, जहाँ पे 1-1% वोट बहुत कीमती होता है, वहाँ पे कांग्रेस को कुछ ना कुछ अरेंजमेंट जरूर करना चाहिए था? या तो आम आदमी पार्टी से कर लेते, कहीं पे समाजवादी पार्टी से कर सकते थे। क्या आपको क्या लगता है, जमीनी हकीकत क्या है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो है छोटे छोटे दल बड़े दलों का जो है खेल बिगाड़ते हुए कहीं ना कहीं नजर आते हैं, और जिस तरीके से हमने देखा है कि कितनी भी बड़ी सरकार बन रही हो, छोटे छोटे दलों का उनमें शामिल होना, उनके साथ रहना बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरीके से इंडिया अलायंस की अगर हम बात करें, जिस तरीके से देश में केंद्र में देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी साथ है, आम आदमी पार्टी साथ है, लेकिन मध्य प्रदेश आते ही, देश के दिल में आते ही ये पूरी तरीके से टूट जाता है। और खिटपिट कहीं ना कहीं कमलनाथ के बयानों में और समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव, उनके बयानों में भी देखने को मिलती है। साफ तौर पर अगर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ती, कहीं ना कहीं बीजेपी पर एक प्रेशर पड़ता, क्योंकि जिस तरीके से जो है तीनों पार्टी एक साथ आती, कांग्रेस भी अपनी लगातार जो है मजबूती बनाकर चल रही है पिछले चुनावों के मुताबिक, आम आदमी पार्टी ने भी एक जगह पर महापौर देकर मध्य प्रदेश में अपना खाता खोल चुका है। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी कहीं कम पड़ी हो, पिछले चुनावों में समाजवादी पार्टी को भी अच्छा खासा वोट बैंक मिल गया था, और उत्तर प्रदेश से सटी हुई सीटों पर समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं असर डालती है। अगर ये सब साथ आते तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो है बीजेपी पर प्रेशर जरूर बढ़ता। लेकिन अब मध्य प्रदेश में जो है आते ही इंडिया अलायंस के टुकड़े टुकड़े हो गए, सभी पार्टी अपने अपने दम पर अलग से चुनाव लड़ रही हैं। वहीं बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, तो जिनके आने की उम्मीद थी साथ में वो तो आए नहीं, लेकिन जो दल जिनकी उम्मीद नहीं थी, पहले ही बसपा अपने आप को एक तरफ कर चुकी है, वो अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ जो है खास तौर से आदिवासियों और दलितों और अन्य वर्गों को साथ कर चल रही है। जी जरूर आपने सही कहा। एक बार फिर से जुल्फी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन रिजवान साहब आपके पास चलता है। जो बात अमृतांशी कहने की कोशिश कर रही है कि यूपी से लगता हुआ इलाका है, वहां पर आप यदि कुछ आप बात कर लेते, 4-5 सीटों की चर्चा हो रही थी, तो आप थोड़े कंफर्टेबल रहते। एक जो परसेप्शन होती है चुनाव में, एक जो कॉन्फिडेंस होता है वोटर्स का भी और पॉलिटिकल पार्टीज का, वो थोड़ा सा बयानों से नाराजगी हुई है, और उससे लगता है परसेप्शन पे थोड़ा फर्क पड़ा इंडिया अलायंस पे। जी बिल्कुल, ये जिस तरह के बयान हुए हैं, ये जाहिर है ये किसी दोस्तों के बीच में, तो अगर आप फ्रेंडली आपस में मुकाबला करते हैं तो भी दोस्तों के बीच में इस तरह। रिजवान साहब के नेटवर्क में दिक्कत है, माफी चाहता हूं। संवाद तो बेहद आपत्तिजनक, दोस्तों क्या दुश्मन के साथ भी ऐसा संवाद होना चाहिए। जी आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, मैं ये
रिजवान साहब, आपके नेटवर्क में दिक्कत आ रही है, माफ़ी चाहता हूं अपने दर्शकों से, हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आज शिवराज सिंह चौहान ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है और शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी में अपना नामांकन दाखिल किया और जैसा कि अमृतांशी बता रही थी कि उन्होंने यहाँ की जनता को कहा कि मैं अब जो है अब जीत का सर्टिफिकेट लेने ही आऊँगा, क्योंकि मुझे राज्य भर में घूमना है, प्रचार करना है। और आप ये देख सकते हैं रोड शो भी किया उन्होंने, पूजा अर्चना भी की है। और साथ में आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी आज नॉमिनेशन फाइल किया है। वो तस्वीरें भी हैं हमारे पास, हम वो भी आपको दिखा सकते हैं। ये तस्वीर आ गई, आप देख सकते हैं कि किस ढंग से भूपेश बघेल साहब जो है वो उन्होंने अपना नामांकन यहाँ पर दाखिल किया है और उनके साथ जो है जो इस सारे लोग मौजूद थे। विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और वैशाली नगर विधानसभा प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर, भिलाई नगर के प्रत्याशी, जितने भी 6 कांग्रेस के प्रत्याशी हैं दुर्ग जिले के, वो सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे और उन सब ने मिलकर के ये नामांकन। और दोनों नेताओं ने क्या कहा ये दोनों आपको हम सुनवाते हैं एक एक करके। पहले माँ की कृपा और आशीर्वाद लेके पूजा करके और फिर जनता से आशीर्वाद लेके मैंने अपना नामांकन फॉर्म भर दिया है और अब मैं चुनाव प्रचार की सारी जवाबदारी अपनी जनता के ऊपर सौंप के आज ही अभी मैं सोहागपुर जा रहा हूँ और सोहागपुर के बाद सिवनी मालवा वहां भी जाऊंगा। चुनाव प्रचार मेरा प्रदेश में फिर शुरू। दुर्ग किला भेजना आसान नहीं, एक आध दो बार गलती से वो लोग पिछले समय आ गए थे, लेकिन दुर्ग तो कांग्रेस और हमेशा यहाँ 77 में भी हम लोग अधिकांश सीट जीते थे, 80 में अधिकांश सीट जीते थे, तो ये कांग्रेस का हमेशा गढ़ रहा है। उनके पास और क्या है, छत्तीसगढ़ को जनता देने के लिए उनके पास कुछ नहीं। अभी तक वो लोग कोई एक भी वादा छत्तीसगढ़ की जनता से नहीं किए हैं। मतलब उनको भी पता है कि हम लोग यदि कोई गारंटी देंगे, कोई घोषणा करेंगे, उसमें छत्तीसगढ़ की जनता विश्वास करने वाले नहीं। भरोसा तो केवल कांग्रेस पर है, कांग्रेस की सरकार पर है और सरकार के मुखिया भूपेश बघेल पर है। तो जुल्फी के पास चल सकते हैं, अमृतांशी भी हमारे साथ बनी हुई। जुल्फी, एक तो आज 6 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है जिसमें मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन जो चर्चा हम कर रहे थे, जो छत्तीसगढ़ में भी हम देखें तो स्थिति इंडिया अलायंस की उसी तरह है। हर जगह जो है वो जो है आम आदमी पार्टी और बाकी दलों ने वहाँ पर जो है अपने कैंडिडेट दे दिए हैं। वहाँ इसका क्या होगा, इससे क्या होगा इंडिया अलायंस का? बाबा, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो जो चुनाव होते हैं छत्तीसगढ़ में 2003 के बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें सीधे तौर से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में टक्कर रही है और बाकी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बहुत ज़्यादा जनाधार नहीं रहा है। बसपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसके 1 या 2 विधायक जीतते आए हैं। पिछले चुनाव में भी अगर देखें तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के समर्थन में गठबंधन था तो 7 सीटें जीती थी, जिसमें से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे ने जीती थी, 5 जीती थी और बसपा ने 2 जीती थी। ऐसी स्थिति में बसपा वैसे ही इंडिया अलायंस का घटक दल नहीं है। अब इंडिया अलायंस के घटक दल में आते हैं समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का छत्तीसगढ़ में कोई जनाधार नहीं ये कहा जा सकता है, क्योंकि इनका कोई संगठन ही नहीं है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में इसलिए खड़े हो रहे हैं, जो राजनीतिक तौर से जो चर्चाएं हैं कि अपनी ताकत को बताया जाए। अगर कहीं पे ऐसी सीटें हों जिससे 1000, 2000, 5000 वोट समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी काटता है, तो इंडिया अलायंस में जब लोकसभा चुनाव की स्थिति बनेगी तो सपा ये कह सके कि मुझे उनकी पार्टी को इतनी सीटें चाहिए हैं। बसपा वैसे ही इंडिया अलायंस में है नहीं। अब आते हैं आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी का भी छत्तीसगढ़ में अभी तक घोषित जनाधार नहीं है, क्योंकि पिछला जो चुनाव लड़ा उसमें से लगभग सभी कह सकते हैं कि जितने प्रत्याशी थे उनकी जमानत जब्त हुई थी। इस बार जरूर संगठनात्मक तौर से आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में काम किया है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, तो कांग्रेस ने भी उनसे बात करने की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं की, क्योंकि पिछला जो चलन रहा है चुनाव का उसमें ये कांग्रेस अच्छी तरीके से जानती है
कि सीधा जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है, और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी अगर ताकत लगाएंगी तो उससे जो है ना नुकसान जो पिछले ट्रेंड्स रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को दोनों को होता है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस ने उनसे बात नहीं की। तो कुल मिला के आम आदमी पार्टी और सपा की अगर बात करें तो वो यहाँ पे ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब इंडिया अलायंस में लोकसभा चुनाव की अगर बात होगी तो उस समय पे बहुत दमदारी से ये बात रख सकेंगे कि उन्हें उनके क्षेत्र में कितनी सीटें चाहिए हैं। अब दूसरी पार्टी, जैसा बाबा आपने पूछा कि इंडिया अलायंस के बाद अगर देखें तो दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो जरूर जो छत्तीसगढ़ स्तर पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे है वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है, और उसके साथ ही बसपा ने भी अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। तो कांग्रेस क्योंकि सत्ता में है इसलिए कांग्रेस के जो छोटे छोटे दल हैं वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, और कांग्रेस को वाकई बात करनी चाहिए थी, क्योंकि जब राष्ट्रीय स्तर पे इंडिया अलायंस बनाया गया है, भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए बनाया गया है, तो उसके लिए फ्रेमवर्क अभी से तैयार होना चाहिए था कि बातचीत होती रहती तो आने वाले समय में ये गठबंधन मजबूत स्थिति में होता। क्योंकि पॉलिटिक्स में जैसा कि आप जानते ही हैं जुल्फी, आपने ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि अन्य पार्टियां जो है जो कि इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है, जिसमें कि छत्तीसगढ़ की कुछ पार्टियां हैं और बीएसपी, वो ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो क्या वो आइडियल स्थिति थी जो नहीं हो पाई? क्या इसका कहीं खामियाजा कांग्रेस भुगत सकती है, या फिर बाकी दल बीएसपी और जो गोंडवाना है वो ज़्यादा हार्म पहुंचा सकते हैं कांग्रेस को? देखिए, गोंडवाना है, जयस है या जो बीएसपी है, जाहिर है कि इनकी अपना एक वोट बैंक है मध्य प्रदेश में, और कई जगह दोस्ताना ढंग से आपस में कंसेंस होते हैं और वो चुनाव करते हैं। और जयस का एक धड़ा कांग्रेस के साथ है, दूसरे धड़े ने अपनी। गोंडवाना की भी यही स्थिति है। गोंडवाना का एक जो धड़ा था उसको बीजेपी ने उसको अपने साथ मिला लिया है, उसमें अब टिकट भी दे दी है उनकी। लेकिन जिस तरह से हम लोग पहले बात कर रहे थे, समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए आती है, वोट बैंक से आशा में रहे कि राष्ट्रीय दल बने रहे, उसके लिए वो मध्य प्रदेश इस तरह, और तो पूरा भरोसा उनका उन लोगों पर रहता है जो बगावत करके अपने तरफ से, खासतौर से कांग्रेस के भी कई लोगों के साथ पिछले भी चुनाव। अगर हम इतिहास पे पीछे चले 2018 में बहुजन समाज पार्टी ने 2 सीटें जीती थी, उसमें से एक बीजेपी के बागी थे और वो बहुजन समाज पार्टी से टिकट मिली थी। फिर बाद में बीजेपी में शामिल हो गए, फिर बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दी, फिर वो बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं। तो 2 बीएसपी और 1 समाजवादी पार्टी, वो भी कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के पुराने नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के पहले प्रत्याशी भी रह चुके थे। उस बार टिकट नहीं मिली थी तो उनको, अब वो बीजेपी में चले गए। तो ये जो जिस तरह के भी लोगों को समाजवादी पार्टी या अन्य जो दल है, ये जैसे जनता दल, इसी जमाने में जब शरद यादव हुआ करते थे, उनका मध्य प्रदेश में एक प्रभाव रहा है, लेकिन वो भी ऐसा नहीं रहा कि कोई सीट जीतने वाली परिस्थितियां। तो इस तरह के प्रयोग जो है वो कई बार कांग्रेस को नुकसान भी पहुंचा। चलिए, मैं आपकी बात से मैं आपके तर्क से सहमत हूं कि ये वही लोग हैं जो पार्टी से नाराज होते हैं, और ये जो दल यहाँ लड़ रहे हैं वो उन्हीं लोगों को टैप करते हैं। अमृतांशी, आपके पास आना चाहूँगा। आप जो बुधनी में थे और हम आगे कमलनाथ की भी एक मीटिंग थी वो भी सुनवाएंगे। अब तो बात हो गई कि दूसरी पार्टी से लोग आए, क्या ये भी संभावना है कि इन पार्टियों से जो लोग चुनाव आ रहे हैं, यदि थोड़े बहुत 2, 4, 5 लोग जीतते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे चुनाव के बाद? वो हर दल चाहेगी कि उसको अपने पाले में करने के लिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर हम बात करें जयस की, अभी जो रिजवान जी बात कर रहे थे, हीरालाल अलावा वो निर्दलीय जयस से लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना एक धड़े का समर्थन कांग्रेस को दिया था, और हीरालाल अलावा को इस बार कांग्रेस ने जो है अपनी लिस्ट में नाम देकर मैदान में उतारा है। इसके बाद जो ये तमाम विधायक होते हैं जो कि निर्दलीय चुन के आते हैं या फिर किसी अन्य दल से चुनकर आते हैं, ये तो देखिए अब साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी जाकर अपना विलय कांग्रेस में तो शायद आगे चल के कर दे, लेकिन बीजेपी में तो कहीं से कहीं तक नहीं करने वाली है। बाकी बात रही निर्दलीय की, लेकिन आज पूरी कोशिश अमित शाह ने मध्य प्रदेश में रहकर इस चीज़ की है कि कोई भी पार्टी के जो बागी हैं, जिन्होंने तेवर दिखाए हैं, वो फॉर्म ना भर पाएँ, उनको कैसे ना कैसे करके मना लिया जाए। हालांकि
हालांकि जब ये विधायक चुन के आते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात साफ हो जाती है कि इनको अपने दल में लेकर आना चाहिए। बाद में भले ही जो है बीएसपी के 2 विधायक वो जाकर शामिल बीजेपी में हो जाते हैं, लेकिन इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया है। रामबाई इकलौती ऐसी विधायक अभी रही थी। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे लोग हो जाते हैं जिनको पाना हर कोई चाहता है, लेकिन वो लोग नहीं चाहते हैं खास तौर से कि वो किसी पार्टी में जाकर मिले, अपने आप अकोमोडेट नहीं करना चाहते हैं, बाद में जरूर समर्थन चाहते हैं। अमृतांशी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जुल्फी के पास भी जाऊंगा, लेकिन कमलनाथ ने क्या कहा है मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष, ये पहले आपको सुनाते हैं। आखिरी दिन पर्चा भरने वाले प्रत्याशियों को उन्होंने शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश की मतदाताओं पर मेरा पूरा विश्वास है कि वो मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। मैं नामांकन भर रहे हैं हमारे उम्मीदवार, उनको शुभकामनाएं देने में आया हूँ। राजनाथ सिंह कुछ भी कह लें, वो किस दृष्टि से देखते हैं वो देखें। मध्य प्रदेश किस दृष्टि से देखती है, मध्य प्रदेश के मतदाता तय करेंगे। जुल्फी के पास चलेंगे, समय मेरे पास बहुत कम है। जुल्फी हैं हमारे साथ? जुल्फी हमारे साथ, वक्त बहुत कम है। आपने कहा कि बाकी दल जो है वो ज़्यादा परेशान करेंगे समाजवादी आम आदमी पार्टी को छोड़ करके, उस पर जल्दी से बोलिए, मेरे पास समय कम है। बिल्कुल बाबा, जो छोटे दल हैं उनकी पूरी मंशा ये होगी और उनकी पूरी दिली इच्छा ये है कि छत्तीसगढ़ में मजबूत सरकार ना बने, मजबूर सरकार बने, क्योंकि तभी उनकी जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। और वो चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, वो इतनी ताकत लगाएंगे कि ये सरकार मजबूत ना हो, पूर्ण बहुमत की सरकार ना हो, और 2-4 लोग जो जीत के आए वो सरकार में एक हिस्सेदारी ले सकें और ज़रूरत पड़ने पे मंत्री पद या दूसरे पद खुद के लिए मांग सकें। जी बाबा जी, बहुत अच्छा जुल्फी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जुल्फी आपका, अमृतांशी चली गई है, और रिजवान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी आज की चुनावी चर्चा। हमने कोशिश की ये जानने की कि जो इतने सारे दल जो छोटे छोटे लड़ रहे हैं वो क्यों हैं इस चुनाव मैदान में। तो कई बातें उभर के सामने आई कि वो अपने वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका जो राष्ट्रीय स्तर का दर्जा है वो बरकरार रहे, नहीं है तो उसको प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए जेडीयू तक ने अपने 10 उम्मीदवार जो है वो मध्य प्रदेश में उतार रखे हैं। तो आज चुनावी चर्चा में मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। एनडीटीवी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चैनल पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।